नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल IAS हिंदी में। देखिए, ये हमारा टेस्ट 14 का डिस्कशन वीडियो है। ठीक है, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, लेकिन आप लोग इन वीडियोस को, डिस्कशन वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत किया कीजिए। 13 वाले डिस्कशन वीडियो शायद कुछ कम लोग देख पाए हैं, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्कशन वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप लिख लिए। कैसे लिखना था, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक ज़्यादा फ़ायदा आपका नहीं होगा। तो ठीक है, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे क्या करना था। क्वेश्चन क्या था? अपने देश में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की समस्या की विवेचना करें। ठीक है, देखिए, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप भी वो उस समझिए उस चीज़ को कि पढ़ने का क्या तरीका है और उससे किन चीज़ को हमें पॉइंट आउट कर लेना है। देखिए, इतने सारे वीडियोस हम लोगों ने देख लिया, आज हमारा 14वां टेस्ट है। तो आप अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है, उसकी समझ कैसे विकसित करनी है, और उत्तर को लिखना किस प्रकार से, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं जितने भी अच्छे मतलब आंसर जितने लोग भी लिख रहे हैं, बहुत ही बेहतर लिखने लग गए हैं। तो मतलब वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत की समस्या का विवेचना करें। ठीक है, भारत सरकार तथा बिहार सरकार के द्वारा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत संबंधी योजनाओं का परीक्षण करें। देखिए, ये आप इनमें हम की टर्म निकालें, यहाँ पे लास्ट में योजनाओं का परीक्षण करना है और समस्याओं की विवेचना करना है गैर परंपरागत स्रोतों से। कहाँ? अपने देश में। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहली चीज़ तो आप, इसके दो तरीके हैं आपको आंसर लिखने का। पहला तो ये कि ओवरऑल जो भी नॉन कन्वेंशनल आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे रिलेटेड जो सेक्टर है, उसका ओवरऑल जो समस्याएं हैं उनको आप पॉइंट वाइज, हेडिंग वाइज करके लिख सकते हैं कि टोटल क्या समस्याएं हैं ओवरऑल इस क्षेत्र को लेके। दूसरा तरीका है आपका कि जो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी के, जैसे लाइक आप समझ लीजिए विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, बायो एनर्जी, ये सब जो भी हैं, तो इनसे रिलेटेड, इन डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स से क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्या है, उनको भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब देखिए, डिफरेंस इसमें क्या है कि जब आप ओवरऑल पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके पास पॉइंट्स कम मिलेंगे, और उसमें भी ऑलमोस्ट आप वही करेंगे जो यहाँ पे करना है। वहाँ पे भी आप सोलर से रिलेटेड समस्याओं को लिखेंगे और समस्या लिखेंगे और एग्जाम्पल सोलर का देंगे। तीसरी कोई समस्या देंगे, वहाँ पे उसका एग्जाम्पल आप जो उससे रिलेटेड होगा उसका देंगे। तो यहाँ आपको पॉइंट्स कम मिलेंगे। लेकिन जब इस तरीके से आप लिखते हैं सेक्टर वाइज कि सोलर में क्या समस्या है, तो आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बेहतर तरीका ये भी है, तो इस तरीके से आप लिखिए तो ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, इस पार्ट को ज़्यादातर लोगों ने सही लिखा है, लेकिन सेकंड पार्ट को आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है परीक्षण करें। परीक्षण का मतलब आप समझ रहे हैं, एग्जामिन करना है। एग्जामिन किसी योजना को जब कहा जाता है कि इसका आप एग्जामिन करें, इस योजना का एग्जामिन करें, परीक्षण करें, दैट मीन्स कि यह योजना कितनी सफल रही है, ये आपको एग्जामिन करना है। समझ रहे हैं आप? तो ज़्यादातर लोगों ने योजनाएं गिनाई हैं, योजना कौन कौन सी हैं योजना बता दिया है, भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजनाएं थी और बिहार सरकार द्वारा क्या योजनाएं चलाई गई हैं। बिल्कुल नहीं, आपको एग्जामिन करने की बात कर रहा है। आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। एग्जामिन करने का मतलब, अगर सरकार ने कुसुम योजना चलाई है तो उस योजना से लाभ कितना हुआ। अब डेटा तो आप नहीं दे सकते, लेकिन उसकी कुछ कमियों को दिखा सकते हैं, या उसमें कुछ जो रिलेटेड समस्या है उसको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर को लिखना था। ठीक है, अब देखिए, इस पार्ट को आप 1 से 2 पेज में निकाल देंगे। 2 पेज में इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ ख़त्म कर दिए, तो 2 पेज आपको पूरा मिलता है। एक पेज इंडिया के लिए, 1 पेज बिहार के लिए, आप उसका एग्जामिन करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकपाल से आप क्या समझते हैं? हाल ही में हुई भारत के पहले लोकपाल की नियुक्ति क्या देश में फैले भ्रष्टाचार रूपी समस्या का समाधान कर सकती है? व्याख्या करें। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको लोकपाल क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता दिए। और फिर उसके बाद पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये जो नियुक्ति हुई है लोकपाल की, क्या इससे भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर जब आप यस कह रहे हैं तो फिर आप ये लॉजिक्स देंगे अपने कि देखिए, लोकपाल जो है वो इस कारण से
भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसके पास ये पावर है, इस तरह से नियुक्ति है, और मतलब जो उसके कार्यक्षेत्र है वो आप उसको उदाहरण देते हुए समझाएंगे कि हाँ ये सक्षम है लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आपको पता है सिर्फ लोकपाल से ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है लेकिन फिर भी वहाँ पे है। तो आपका आंसर कभी भी एक तरफ झुकाव होना भी नहीं चाहिए। जब आप यस कह रहे हैं तो उसके बाद आपको नो वाले भी पॉइंट्स डालने होंगे कि नहीं, सिर्फ लोकपाल की नियुक्ति से ही नहीं होगा, और भी कुछ कारण हैं, कुछ और भी सलूशन हैं, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से, जिनको करने की ज़रूरत है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए। तो ये था तरीका आपका आंसर लिखने का। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, लोकपाल समझाया है। लोकपाल क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यक्षेत्र क्या है, उससे फ़ायदे क्या होंगे, क्या नुकसान है, ये सब सारी चीज़ें, इवन यहाँ तक कि लोग वो जो एक्ट है 2013 वो सब भी समझाया, कहाँ से अन्ना हजारे से लेके अरविंद केजरीवाल, सारी चीज़ें लिख डाली गई हैं। लेकिन कैसे लिखना था वो मतलब कम आंसर में मिला। चलिए कोई बात नहीं, यही सब सीखते रहना है हम लोगों को। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्कशन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अमेरिका संबंध आज वर्तमान संदर्भ में देखें तो एक दूसरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। क्या आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है जी, परीक्षण करें। ये टर्म बहुत ही यहाँ पे ट्रिकी है कि आप कहाँ तक सहमत हैं। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ भारत अमेरिका संबंध नहीं पूछ रहा है कि हाँ भारत अमेरिका एक दूसरे की ज़रूरत है तो हमें बस दिखाना है भारत अमेरिका का संबंध। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अब देखिए, इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए। एक तरीका है सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका जो कि हमें लगता है कि हाँ, मतलब पहले दूसरा बता देते हैं। पहले ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भारत और अमेरिका एक साथ एक दूसरे की कैसे ज़रूरत है। तो एक एक पॉइंट करके, इसलिए भारत अमेरिका के लिए ज़रूरी है, और दूसरे पैराग्राफ चेंज करके आप बताएं कि अमेरिका के लिए भारत। फिर इसी प्रकार से अलग अलग एक एक पॉइंट करके आप एक दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे के लिए बताते गए। दूसरा तरीका है कि देखिए, सिंपल सा बोल रहे हैं ना, भारत अमेरिका संबंध एक दूसरे की ज़रूरत है। दैट मीन्स भारत के लिए अमेरिका ज़रूरी है और अमेरिका के लिए भारत ज़रूरी है। तो ये आप दोनों चीज़ों को अलग अलग हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं कि भारत के लिए मतलब इंडिया के लिए अमेरिका, फिर अमेरिका के लिए इंडिया। ठीक है, इंडिया के लिए अमेरिका क्यों ज़रूरी है वो सारे आप रीजंस लिखिए। ठीक है, क्यों अमेरिका से रिलेशन अच्छा रखना भारत के लिए ज़रूरी है। दूसरा आप हेडिंग डालिए कि अमेरिका के लिए भारत क्यों ज़रूरी है। तो इस प्रकार से दोनों चीज़ें आप अलग अलग करके लिखेंगे और दोनों के पॉइंट्स अलग आएंगे, क्योंकि दोनों का अपना अपना हित है। दोनों ही देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए एक दूसरे से संबंध रखे हैं। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय हित, भारत का हित दिखाना है और अमेरिका का हित दिखाना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप कहाँ तक सहमत हैं। तो क्या आप सहमत हैं कि हाँ आज के संदर्भ में बस ये एक दूसरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं भारत और अमेरिका? जी हाँ, सहमत तो हैं, लेकिन आप ये भी कहेंगे कि सिर्फ भारत और अमेरिका भारत के लिए सिर्फ अमेरिका ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप उनमें एक और भी पैराग्राफ में डालेंगे कि भारत के लिए अन्य देश भी महत्वपूर्ण हैं, और वो क्यों हैं वो आप एक एक एग्जाम्पल देते हुए अन्य देशों का एग्जाम्पल देके बताएंगे कि भारत के लिए अन्य देश भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अमेरिका का आप दिखा चुके रहेंगे। तो ये रहा आपका पैटर्न। वही एग्जामिन करने की बात कर रहा है ना, तो आपको ये एग्जामिन करके दिखाना होगा कि हाँ भारत के लिए अमेरिका तो ज़रूरी है, लेकिन इसके अलावा भी सिर्फ उतने से काम नहीं चलना है, सिर्फ उससे नहीं है, बाकी अन्य देशों से भी इस वजह से संबंध रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, आप लोग अभी जो आंसर लिख रहे हैं उसमें क्या है कि आप लोग 5 पेज 6 पेज इस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। दूसरा क्या है कि आंसर की फ्रेमिंग कैसे लिखनी है। क्वेश्चन के जब डिमांड को हम समझ जाएंगे फिर उसके बाद हम अपने अनुसार उसका आंसर को लिख सकते हैं। तो अभी आप काफ़ी सर्च करके और
बुक्स वगैरह से निकाल के आप आंसर्स को लिख रहे हैं 6-6 पेज में, तो आपको नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि आप बेहतर आंसर लिख रहे हैं, कंटेंट वाइज आपका आंसर बेहतर है। तो इसलिए आपको अभी नंबर देखिए 22, 23, 24, 25, 26 तक मिल जा रहा है, 27 नंबर तक आपको नंबर मिल रहे हैं क्योंकि उस आंसर में उस समय मिलेगा। लेकिन आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में उस तरीके से नंबर ला पाना बहुत कठिन है क्योंकि इस क्वालिटी के साथ आप एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे, ये तो श्योर है। तो जब वहाँ पे ये क्वालिटी नहीं दे पाएंगे तो आपका जो अभी आज आपको 25 मिल रहा है वही सेम इसी क्वेश्चन पे आप एग्ज़ाम में आंसर लिख के आएंगे तो आपको 22-23 नंबर मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, सर लोग तो बहुत ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, तो उसका कारण ये है। लेकिन आपको यही क्वालिटी मेंटेन रखनी है एग्ज़ाम के टाइम, उसके लिए हमारे पास पूरा प्रॉपर प्लान है। आप एकदम टेंशन मत लीजिए। आपको वो 25 हमारा टारगेट है, 25+ आपको, आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। आपको हर क्वेश्चन में 25+ मार्क्स लाने हैं ताकि आप मतलब 200+ चले जाए हर पेपर में। GS1 में 200+, GS2 में 200+ और आपके ऑप्शनल में 200+। तो ऑलमोस्ट आपके 610 से ज़्यादा नंबर आपके मेंस में ही होने चाहिए। 600+ मिनिमम, 600+ आपके मेंस में नंबर लाने हैं, ऐसा हमारा टारगेट है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी लगे हुए हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग हमारी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोग बहुत डिमांड भी किए, तो हम लोग उस पर काम भी कर चुके हैं। तो अभी जल्द ही उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा आपके लिए कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी आपकी चलेगी, ठीक है। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और आपका जो विश्वास आपने दिखाया है उस विश्वास को बनाए रखिए। चलिए ये देखिए, आप ज्वाइनिंग का तरीका ये रहा और हम चलिए देख लेते हैं कुछ अच्छे आंसर्स को। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पे पहले उन्होंने बताया कि मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है, ठीक है, तरीके से बताया, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, इसमें कौन कौन से हैं, एग्जांपल्स दे दिया, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, ये डायग्राम आप बनाते, इसको एक्सप्लेन करते तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उससे देखिए स्पेस आपको बचाना है, आपको कंटेंट अपना मजबूत रखना है, फालतू की चीज़ें नहीं। हालांकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना स्पेस आगे बचाया है तो वो बेहतर तरीका है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है इनका प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स को देखिए इन्होंने सेक्टर वाइज दिखाया। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को एक चार्ट में दिखा दी, ये मतलब सफिशिएंट है। अब इसको आपको लाइन में देने की ज़रूरत नहीं है, ये बेहतर तरीका है कि सोलर एनर्जी से जो सारी प्रॉब्लम्स है उनको आप डायग्रामेटिकली बता दिए। सेकेंड है विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दिखा दिए। विंड एनर्जी से जो भी प्रॉब्लम है वो दिखाया, बायो एनर्जी से। उसके बाद फिर इन्होंने स्कीम्स को दिखाया। अब यहाँ पे भी देखिए स्कीम इन्होंने बताया है, उसमें क्या क्या टारगेट्स थे, क्या अचीव हुआ, क्या उसमें अमेंडमेंट्स हुए, क्या टारगेट्स को इम्प्रूव किया गया, आगे बढ़ाया गया, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एग्जामिनेशन वाली जो चीज़ है वो चीज़ नहीं है, ठीक है, उसके बारे में बस बताया हुआ है वो। लेकिन ऑलमोस्ट क्या मतलब 100% आंसर्स में इसी तरीके की प्रॉब्लम थी। तो वो मतलब थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो सेकंड देखिए नेशनल विंड पावर हाइब्रिड पॉलिसी, फिर उसके बाद है द नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी, फिर टोटल कैपेसिटी उसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। फिर नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन सॉरी, देन उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बाय बिहार गवर्नमेंट, मतलब स्कीम्स वगैरह वो बिहार से रिलेटेड स्कीम्स है। तो ये इनका आंसर था, जो कि ठीक है, मतलब अच्छा तरीका। देखिए कंक्लूजन का के लिए भी बेहतर है कि आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाली बात को लिख के कि आप इंटरनेशनली भारत के प्रयास को दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए उस पिछले वाले ही क्वेश्चन के लिए ये जो दूसरा तरीका हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे इस आंसर में वो चीज़ है कि ओवरऑल समस्या को दिखाया गया, प्रौद्योगिकी से संबंधित तो ये सब मतलब ज़मीन उपलब्धता से संबंधित, वितरण से और बड़ी मात्रा में उत्पादन संबंधित, इस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को भी दिखाया गया है। फिर फाइनली वो भी वही स्कीम्स वगैरह बताई गई हैं। तो देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सर सभी क्वेश्चंस के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आंसर दिखाइए। तो देखिए आप आंसर देख के कोई मतलब ऐसे आपको फ़ायदा नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि यही जो आंसर दिखाया जा रहा है यही आपका बेस्ट आंसर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अपने दिमाग में मत रखिए। हम जो भी कॉपी हमें अभी तक अवेलेबल होती है उसमें से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी सारी कॉपी चेक होती हैं, देखी जाएंगी। जो भी बेस्ट आंसर लग रहा है, जो सटीक आंसर है और जो इन्फॉर्मेटिव आंसर है, वो दोनों ही कॉपी को अटैच करके आपको PDF में दे दिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो का मेन फोकस होना चाहिए
कि क्या डिस्कशन है, किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा जाना चाहिए था, और जब हम आंसर दिखाते हैं तो इसमें हम रिव्यू भी करते हैं कि देखिए इस आंसर में ये कमियां थी। तो उस चीज़ को आपको सीखना है कि अगर हम लिखे हैं तो वो आपको समझ लेना है और इस तरीके से आगे नहीं लिखना है। तो वो मतलब आप अपने लिए सोचिए कि हमें कैसे हर शब्द से, हर वर्ड से, हर वीडियो से सीखना है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। ये हम सेकंड लोकपाल वाले आंसर के लिए देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि कैसे लोकपाल का ये जो कंसेप्ट आया वो कैसे, कहाँ से आया, फिर उसके बाद किस प्रकार से लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है उसको इन्होंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, फिर नियुक्ति जो लोग पहले लोकपाल की हुई उन्हें उसको लिखा इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बताया कि राज्यों में भी उसी प्रकार से लोकायुक्त वगैरह की है और उसका कौन कौन नियुक्ति कर रहा है वगैरह ये सब बता दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो ये उसके बाद सिंपल से आ गए मतलब विधेयक वगैरह के बारे में बता दिया गया कि 2013 में उसको लाने की कोशिश की गई और वगैरह, और पास हुआ अभी, और ये उसमें योगदान अन्ना हजारे जी का भी बहुत ज़्यादा है। तो वो भी मतलब मेंशन करना ठीक है क्योंकि उनका सच में योगदान बहुत ही ज़्यादा है, तो उनको लिखना ज़रूरी था। चलिए उसके बाद देखिए दिखाया गया कि भ्रष्टाचार की समस्या समाधान के पक्ष में तर्क। तो पक्ष में तर्क का मतलब कि लोकपाल किस प्रकार से सहायक हो सकता है भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान के लिए। तो वो उसको इन्होंने अपने पॉइंट वाइज दिखाया है। फिर उसके बाद इसको इन्होंने दिखाने की कोशिश किया कि उसके विपक्ष में तर्क कि लोकपाल जो है वो सफिशिएंट नहीं है भ्रष्टाचार को समाप्त करने में, क्योंकि लोकपाल में भी कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर लोकपाल की जो कमियां हैं उसको दिखाया है। बहुत ही बेहतर तरीका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ की कमी है। इसके बाद का नेक्स्ट पैराग्राफ जिसमें लोकपाल के अलावा जो तरीके हो सकते हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के उसे बताना था, और उसके बाद एक कंक्लूज़न देना था। कभी भी आप इस तरीके से पॉइंट में आंसर को ख़त्म कर देना बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इतना स्पेस तो एटलीस्ट है ही, तो आप इसमें आप अपना आंसर लिख सकते, एक कंक्लूज़न लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भारत अमेरिका संबंध वाला आंसर। तो ये इंडिया यूएस वाले आंसर का है। अब देखिए इसमें इनका कंटेंट जो है वाकई में बहुत ही अच्छा है, और जो फ्लो है आंसर का, राइटिंग वो बहुत ही बेहतर है, कंटेंट रियली अच्छा है। तो देखिए अमेरिका के लिए अब भारत के इंडिया यूएस जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जो आपका सबमिट हुआ है उसमें भी इसको क्या बोला गया, ड्यूरिंग ग्लोबल पार्टनर्स इन द 21st सेंचुरी, ये टाइटल दिया गया था। तो ये चीज़ों को दिखाने से ये पता चलता है कि हाँ भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इन्हेंस हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद कई तरीके हैं जिसकी वजह से उन्होंने बताया, जैसे बताया कि जो हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट्स होती हैं, बायलैटरल कोऑपरेशंस हैं, ये सब की वजह से भी आज इंडिया यूएस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है, कई क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने बताया कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइबर से, एजुकेशन, सिक्योरिटी है, ये सब सारी चीज़ें ये मल्टी सेक्टोरल हो गया फाइनली। देन उसके बाद इन्होंने बताया कि क्यों इंडिया मैटर करता है यूएसए के लिए। ठीक है, तो ये रीजंस बताए गए हैं कि जियोग्राफिकली उसकी नीड है इंडिया की, मतलब इंडिया की ज़रूरत है यूएसए को, फिर इंडियन ओशियन के लिए है, इंडियाज़ ग्रोइंग नेशनल कैपेबिलिटीज़ की वजह से, इंडिया का जो ब्रॉड डिप्लोमेटिक टाइज हो रहे हैं उसकी वजह से आज यूएसए की ज़रूरत, ये ऐसा दिखाया गया। यहाँ पे देखिए इनके पॉइंट में एक चीज़ मुझे लगता है, हालांकि ये भी काफ़ी सोचे होंगे उसके बाद ही बताई होंगी, सोची होंगी तभी लिखी होंगी, कि जो चाइना वाला फैक्टर है कि चाइना को काउंटर करने का फैक्टर, इसकी ज़रूरत यूएसए को ज़्यादा है भारत की अपेक्षा। भारत के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका उसका साथ दे तभी चाइना काउंटर कर सकता है, ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि चाइना के लिए काउंटर करना है यूएसए के लिए काउंटर करना है चाइना को, उसके लिए ज़रूरी है भारत। तो इसलिए इस पॉइंट को आप इसी में डाल सकते हैं कि टू काउंटरिंग चाइना। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट क्यों मैटर करता है भारत के लिए, उसके लिए इन्होंने बताया कि प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के, और भी मतलब कुछ पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद फॉर इकोनॉमिक सक्सेस, देन फॉर एफडीआई है, फिर टेक्नोलॉजिकल एज है, फिर चाइना फैक्टर को इन्होंने इसमें डाला था। हालांकि ये दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन अगर हम सेपरेटली इस फैक्टर को डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी यूएसए के लिए है चाइना को काउंटर करना। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे इन्होंने, यहाँ तक आंसर इनका ठीक था क्योंकि पैटर्न पे था। अब उसके बाद से काफ़ी
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है इस आंसर में। जैसे इंडिया यूएसए का जो 5 पिलर ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था, उसके कौन से 5 पिलर्स हैं वो बताया गया। फिर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील्स वगैरह काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, तो वो उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। फिर उसके बाद आ गए वे फॉरवर्ड पे डायरेक्ट। तो यहाँ पे वही देखिए, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये तो कंक्लूजन है, मतलब इनका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बीच में था उसी की जगह पे इन्हें क्या डालना था कि भारत के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं और भी अन्य देश हैं जिनकी ज़रूरत है। तो ये था देखिए ओवरऑल आपका रिव्यू पोर्शन। अब देखिए सारे आंसर हिंदी इंग्लिश नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मतलब वो उतना ठीक नहीं है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, हम लोग कोशिश करते हैं आपके लिए ये टेस्ट सीरीज़ वाला प्लान लाने को। तब तक चलिए ठीक है, फिर थैंक यू वेरी मच।